हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। प्रकार के बारे में जानेंगे। इसके ऊपर ही हम कुछ चर्चा करेंगे कि वर्ण किसे कहा जाता है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं और वर्ण कौन कौन से होते हैं और इनके भेद क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। एंड सो स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती है। जैसे कि आप कोई भी बात कह रहे हो या फिर कोई भी वाक्य बोल रहे हो, तो जो आपके मुख से यानी मुंह से जो आपका वर्ड निकल रहा है, कुछ भी निकल रहा है, वो क्या हो जाता है? वर्ण हो जाता है। वर्ण हो जाता है। चाहे कुछ भी आप बोल रहे हो, वो हमारा वर्ण या अक्षर। आप जो बोलते हो, जैसे मान लीजिए मैं जो बोल रही हूँ वो अगर मैं लिखूंगी तो हमारा वर्ड भी बन जाएगा, यानी अक्षर बन जाएगा, या फिर कोई वर्ण बन जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह बोलते समय वर्ण किसे कहा जाता है? तो वर्ण बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, छोटी इकाई। अब हम देखते हैं इस प्रकार लिखित भाषा यानी लिखने की जो शैली होती है, उस भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ण प्रत्येक भाषा में अलग अलग होते हैं। यानी कि अगर हम जब लिखते हैं तो जो उसमें हम जिस वर्ण का प्रयोग करते हैं उसमें प्रयोग करने वाला वर्ण जो होता है अलग अलग होता है। ये तो होता ही है। अगर आप दूसरा भाषा लिख रहे हो, मैंने भाषा वाला चैप्टर में बताया था कि अगर आप हिंदी लिख रहे हो तो वो हिंदी हमारी देवनागरी कहा जाती है लिपि, और हम अगर कोई और अदर लैंग्वेज लिखते हैं तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग लिपियां होती है। तो आप जिस भाषा में लिख रहे हो उनकी वो अलग लिपि। उसी तरह अगर आप भाषा के प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ण को प्रत्येक भाषा में अलग अलग होते हैं, तो हिंदी भाषा में सब भाषा का अलग अलग होता तो वही है, बट उसका मतलब मीनिंग उनकी भाषा में अलग हो जाता है। जैसे कि अब हमारी हिंदी भाषा में इन वर्णों की जो संख्या है वो पूरी 44 है, यानी 44 है। हिंदी में हमारे वर्णों की संख्या 44 है। कैसे है? जैसे स्वर और व्यंजन हो गया, तो स्वर हमारा 11 हो गए और व्यंजन हमारे 33 हो गए, तो टोटल मिला के हमारे 44 वर्ण हो गए। ठीक है, जैसे कि जो हमारा वर्णमाला है, वर्गों की माला यानी वर्णमाला, जो मतलब जितने सारे वर्ग हैं उन सबों को मिलाकर जो माला बना उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्गों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। जो मैंने बोला कि इकट्ठा अगर सब हो गए तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ग यानी छोटे छोटे जो एक दो शब्द है सारी इकट्ठा होके वर्णमाला, ढेर सारे वर्णों का झुंड बन जाता है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 जो होते हैं व्यंजन होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। स्वर में मतलब आपको तो पता ही होगा, अ आई हो जाता है, और व्यंजन में क ख ग हो जाते हैं। तो हमारा स्वर और व्यंजन यही कहलाता है, जो हम छोटे में बचपन में बच्चों को सिखाते हैं कि स्वर हमारा आई होता है और व्यंजन हमारा क ख ग घ होता है। तो ये हो गया वर्ण। अब ये तो हमने जान लिया कि वर्ण किसे कहते हैं, उनकी वर्णमाला कितनी होती, वर्णमाला कैसे बनता है, कितने होते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में कितने होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो सब अब हमें पता करना है। वर्ण के भेद कितने होते हैं? तो हमारा वर्ण जो है, वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला हमारा होता है स्वर वर्ण, दूसरा हमारा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो आज अभी हम स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे। एक साथ सारे वर्णों के बारे में जानोगे तो थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए एक वर्ण को आज लेके चलते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। यानी कि अगर आप कोई वर्ड बोल रहे हो, आपके मुख से जो कोई वर्ड निकल रहा है उसे बोलने के लिए आपको किसी और की सहायता नहीं
चाहिए, या फिर किसी काम करने को किसी को सहायता नहीं, तो हम बोलते हैं सेल्फ कर रहे हैं, हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट पे काम कर रहे हैं, वो वाली बात है। तो स्वर्ण वर्ण वही कहलाता है कि इसको अगर करने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। लेनी नहीं पड़ती है उसे स्वर्ण, तो उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। तो कौन कौन से हो जाएंगे वो जान, जैसे हो गया हमारा अ, आ आदि। ठीक है, इन्हें बोलने में आपको कोई वो नहीं पड़ेगा, अ आ आदि। अब ये जो हमारा अ की मात्रा और ये सब की जो मात्राएं हैं, ये खुद किसी का सहारा बनती है, न कि इन्हें किसी की सहारा की आवश्यकता है। अगर आप कोई वर्ड या सेंटेंस बनाते हो, कुछ भी बना रहे हो, जैसे हमने ये लिख दिया, अब ये तो कल हो गया, अगर हमें इसे किसी और सेंटेंस में करना है तो हम इसके ऊपर मान लीजिए ई की मात्रा डालेंगे, ल में आ की मात्रा डालेंगे, तभी हमारा किला बन जा रहा है। कल से तो भाई वर्ड बन रहा है, बट क्या बन रहा है ऐसा कुछ नहीं। तो अगर हम इस मात्रा, इनकी सहायता जब ले रहे तब ये कुछ जाके संख्या बन रही है। अगर हम कुछ लिख दिए जैसे रम खत, हाँ, क्या बना, कुछ नहीं बना। अब हम इसकी सहायता लेंगे जब, यहाँ पे हो जाएगा राम आम खाता है। तो इसके ऊपर हमने क्या किया, हमने इन स्वरों को सजा दिया। ये हमारे व्यंजन थे, मैंने इनमें स्वर भर के स्वर से इसे हमने इतने अच्छी तरीके से सजा दिया, तो ये हमारा एक जो है वर्ड बन गया। जैसे रम अम था, क्या था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमने इसे सजाया तो ये बन गया राम आम खाता है। तो यही चीज है कि इसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, उल्टे जो होता है ये किसी की सहायता करता है उसे सजाने के लिए। तो जिस शब्द को कहने के लिए या फिर करने के लिए या फिर बोलने के लिए हमें किसी की सहायता की आवश्यकता न हो, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। हो गया, तो ये अ आ आदि क्लियर। यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होगा, जहाँ तक मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हो, मैं बार बार आपको एक ही बात कहती हूँ। तो ये हो गया सेकंड हमारा है। दूसरा हमारा देखिए क्या है, स्वर के 3 भेद होते हैं। अब हमारा जैसे व्यंजन वर्ण, अब हमारा वर्ण था, वर्ण के 2 भेद थे, स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण। अब हमारा स्वर का भी 3 वर्ण है। ठीक है, 3 वर्ण कौन कौन से है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हमारे ये 3 स्वर के भेद हो गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये 3 भेद हो गए। तो ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है, अब है तो उसका डेफिनेशन भी होगा। तो ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं, ह्रस्व, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। यानी कि ह्रस्व स्वर को बोलने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। काफी बार क्या होता है, किसी वर्ड को बोलने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, बट इनके ह्रस्व स्वर जो होगा उसे हमें बोलने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगा। जैसे इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगा, समय भी कम। जैसे ये 4 होते हैं, कौन कौन से, अ ई उ री, कितना फास्ट हमने बोले, अ ई उ री इत्यादि, ये होते हैं 4। अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, री हो गया। ठीक है, तो इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये 4 है, अ ई उ री। तो ह्रस्व स्वर कितने हो गए, तो क्लियर है कि ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ ई उ री। अगर ये क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो ये भी आप लिख सकते हो। सेकंड हमारा है दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है। यानी कि अगर हम दीर्घ स्वर का उच्चारण कर रहे हैं, तो अगर कोई दीर्घ स्वर है, जो दीर्घ स्वर होगा, पहचान तो हमारे अंदर है ना, मैं करनी है कि कौन सा है, लेकिन जो दीर्घ स्वर होगा उसे अगर हम बोलेंगे तो हमें उसमें डबल समय लगेगा। जैसे कहा जाता है इस काम को करने में कम समय लगेगा, इसमें बिल्कुल समय इसमें ज्यादा लगेगा, या फिर इसका दुगनों का दुगना लगेगा, वो वाली बात है। तो दीर्घ स्वर को हमें कहने में दुगना समय लगेगा। जैसे कि ये 7 होते हैं, कौन कौन से, आ ई उ ए ओ औ। अभी देखिए इसे हमने बोला तो थोड़ा हमारे अ ई उ री, कितना फास्ट हमने बोला, ओ ओ, अगर हम फास्ट भी बोल रहे तो ये हमारा समय ले रहा है। ओ ओ, अभी नहीं अ बोले, ओ औ ऐसे बोल रहे हैं ना, तो ये हमारा समय ले रहा है इत्यादि। ठीक है, दुगना समय लेता है उच्चारण करते समय। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है। ये 7 होते हैं, आ ई उ ए ओ औ
इत्यादि। उसके बाद का प्लुत स्वर, जैसे अब है आपका प्लुत स्वर। इसमें उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों की उच्चारण से तिगुना समय लगता है, यानी इन दोनों में जितना समय लगता था उससे ज्यादा लगता है, यानी कि इसको बोलने में थोड़ा मेहनत लगता है, इसलिए ये प्लुत स्वर, जैसे कि ओम, ओम इत्यादि। अब है आपका अनुस्वार। अनुस्वार यानी जो बिंदु होता है उसको हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी साइन, ये सब जो बोला जाता है तो उसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनुनासिक, ये सब हम बोलते हैं, ठीक है। स्वर यानी इनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के उच्चारण से तिगुना समय लगता है, माने अब इन दोनों की तुलना में अब ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लेता है, ये 3 गुना ज्यादा लेता है, ज्यादा समय ले रहा है। तो ये हो गया आपका प्लुत स्वर। इसके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के उच्चारण से तिगुना समय लगता है, जैसे कि ओम इत्यादि। ये बस एक ही होता है, प्लुत स्वर एक ही है, ठीक है। उदाहरण के लिए अनुस्वार का मतलब होता है जो ऊपर हम बिंदु देते हैं, जैसे अंग की मात्रा। तो वर्ण, जो अंग वर्ण होता है वो स्वरों के बाद आता है, जो स्वर होता है उसके बाद उसको दिया जाता है, यानी कि जब हम कोई स्वर लिख लेते हैं उसके बाद हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको, मैं पहले समझा रही हूँ। जो हमारा अंग वर्ण होता है, मतलब कि अनुस्वार वर्ण जो होता है, इसका प्रयोग हम स्वर्ण के बाद करते हैं। अगर हम कोई स्वर लिखेंगे उसके बाद ही इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे पहले हम स्वर का करते आ रहे हैं, इसके एग्जाम्पल में हमें पहले स्वर के बाद इसका प्रयोग करना है। जैसे कि अंग वर्ण, जैसे अंग वर्ण भी स्वरों के बाद आता है, इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका उच्चारण जिस वर्ण के बाद होता है उसी वर्ण के सिर पर अनुस्वार बिंदी के रूप में इसे लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि कहा इसने कि इसका उच्चारण जिस वर्ण के बाद होता है, जिस वर्ण के बाद, अगर आप किसी वर्ण को लिख दिए उसके बाद अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो इसके सिर पे इसे बनाया जाता है, क्योंकि आप हमेशा अंक की मात्रा ऊपर देते हो बिंदु की तरफ, तो सिर पे लगाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा र ग, ठीक है, हमने लिख दिया, तब यहाँ पे एक वर्ण बन गया, इसके ऊपर हम लिखेंगे रग, क्या है, कुछ नहीं। यहाँ पे अगर हमने एक बिंदु बना दिया रंग, ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे सतरा, सतरा, सतरा क्या है, कुछ नहीं। अब यहाँ इसको बिंदु लेंगे संतरा, ठीक है, ऐसे बन गया इत्यादि। ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से किया जाता है। नाक से भी बोलते हैं हम और गले से भी बोलते हैं, ठीक है। जो अनुनासिक होता है नाक और गले से उच्चारण, तो इस जैसे कि मान लीजिए हुआ हो गया चांद, आंगन इत्यादि, ठीक है। ये देखिए आंगन, हम नाक से भी प्रयोग कर रहे हैं और गले से बोल रहे हैं, तो ये हमारा हो गया अनुनासिक। ये हमारी जो इनकी मात्राएं होती है, ठीक है। ये हो गया। फिर है अयोगवाह। हिंदी व्याकरण में अनुस्वार अंग एवं विसर्ग अह के अयोगवाह के रूप में जाना जाता है, यानी कि ये जो हमारा मात्रा हो गया और ये जो हमारा मात्रा हो गया, ये दोनों अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वर और विसर्ग के रूप में जाना जाता है। इनके नाम है अनुस्वर और विसर्ग, ठीक है। तो हमारा जो स्वर था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन के साथ मिलेंगे। व्यंजन का पूरा भेद वीडियो जितना होगा सबका, मैं व्यंजन के बारे में भी, कितने वर्ग होते हैं, कितने प्रकार का होता है, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। सो स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।